आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का स्पेशल बैच। ये हमारा स्पेशल बैच चालू किया गया और स्पेशल बैच के तहत ही ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 है। ये स्पेशल बैच का हमारा अध्याय 1 का भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। भाग 1 अध्याय 1 का ही भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लेते। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। यानी स्पेशल बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। और स्पेशल बैच में क्या क्या है, इसमें है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा यहीं पर, और उसके बाद एक मॉडल सेट बनाकर हम आपको पीडीएफ के रूप में देंगे और वहां से भी आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाग 2। भाग 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, आप लोगों को याद ही होगा क्या क्या पढ़े थे, कहां तक पढ़े थे कि अंग्रेज भारत में आ चुके थे। ये प्राचीन भारत का इतिहास अध्ययन की प्रवृत्ति है, यानी कि अध्ययन कैसे कैसे हुआ। तो ये अंग्रेज भारत में आ चुके थे और आने के बाद यहाँ पर सत्ता भी स्थापित कर लिया था। वो भारत के इतिहास के बारे में ढूंढ रहे थे। भारत के इतिहास क्या कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे। क्यों भारत के इतिहास ढूंढ रहे थे, कहीं का भी शासन प्रशासन चलाने के लिए वहां का इतिहास जानना जरूरी होता है। अगर इतिहास नहीं जानेंगे तो वहां का प्रशासन अच्छा तरह से नहीं चला सकते। अंग्रेज क्या चाहते थे कि यहाँ का लंबा प्रशासन हम चलाएं, छोटा मोटा नहीं, लंबा प्रशासन चलाएं, पूरा मतलब बहुत दिनों तक प्रशासन चलाएं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भारत के इतिहास जानने की जिज्ञासा व्यक्त किया, भारत के इतिहास जानने में रुचि रखे। तब क्या हुआ, 1784 में क्या बताया था कि एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। सोसाइटी बंगाल, इसका क्या नाम था, बंगाल, यानी एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी बंगाल की स्थापना हुई। अब देखिए क्या हुआ, 1784 में ये किसने स्थापित किया था, ये स्थापित किया था ये विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। किसने, विलियम जोन्स ने। जब कलकत्ता हाईकोर्ट के जज बने तो उसी समय उन्होंने स्थापित किया था एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी। अब स्थापित करने के बाद इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि जो भी भारतीय साहित्य है, जैसे संस्कृत भाषा में हो गया, पाली में हो गया, फारसी में हो गया, ये सारे भाषाएं प्राचीन समय में बहुत प्रचलित थी। तो उस भाषा में जो भी साहित्य लिखे गए हैं, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका अनुवाद किया जाए। अनुवाद करके ये समझा जाए कि उसमें लिखा क्या हुआ। ये अंग्रेज जानना चाहते थे। कौन जाए, भारतीय लोगों को तो सब पता ही था, ये सब अंग्रेज जानना चाहते थे ताकि भारत के शासन बहुत अच्छा से हम क्या कर सके, चला सके। तो ये अलग अलग, जैसे संस्कृत, ध्यान रखिएगा, संस्कृत, पाली और फारसी, ये सब के जो भी ग्रंथ थे उनको अनुवाद होने लगा। तो ये अंग्रेजों को भारत के इतिहास के बारे में पता चलने लगा। उन्होंने देखा भारत के इतना गौरवपूर्ण, इतना विख्यात, इतना प्रसिद्ध, मतलब इतना गहराई के साथ इतिहास है भारत का, और इसके बारे में हम लोग को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे हम लोग सीरियल और देखते हैं ना, सीरियल या मूवी देखते हैं तो मूवी आधा देखकर छोड़ देते हैं ना। आज जैसे इंटरवल होता है, यानी कि बीच में रुकता है मूवी, तो जिज्ञासा ये होती है, इच्छा ये रहती है कि अगला भी पार्ट देखा जाए कि आगे मूवी में क्या हो रहा है। जैसे सीरियल आज खत्म हुआ ना, तो सीरियल का होता है कि कल क्या होगा, वही वाला आज भी देख ले। ये जिज्ञासा रहती है कि जल्दी उस सीरियल को हम क्या कर सके, देखिए कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है आगे। सीरियल वाले जानबूझकर उसी समय पर रोक देते हैं सीरियल जिस समय पर कुछ होने वाला होता है उस सीरियल में, ताकि जिज्ञासा बनी रहे। ठीक वैसे ही हो रहा था भारतीय इतिहास में। बढ़ते जा रहे थे आगे आगे, और भी ऐसे इतिहास के बारे में पता चलता जा रहा था जो कि और जिज्ञासा भरा था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये इंटरेस्ट आने लगा इन लोगों को। और 1833 में जेम्स प्रिंसेस को इसका सचिव बनाया गया। जेम्स प्रिंसेस, नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेस। इसको सचिव बनाया गया, किसका, एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी का सचिव बनाया गया। इन्होंने क्या किया, जेम्स प्रिंसेस ने ये ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने की कोशिश करने लगे। अब ब्राह्मणी लिपि क्या था, ब्राह्मणी लिपि, अशोक स्तंभ का नाम जानते हैं, अशोक स्तंभ का नाम जानते हैं। उसने अपना स्तंभ, शिलालेख बहुत सारा लिखवाया था। यानी कि जब वो राजा था ना, सम्राट अशोक, आगे उसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना है। आगे जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो वो जो था वो अपने बारे में किसी पत्थर पर लिखवा देते, क तरह से वो लिखवाता था, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख। शिलालेख का मतलब ये होता है कि जब पत्थर पर ऐसे लिखवा दिया जाता है उसको शिलालेख बोलते हैं। शिला मतलब पत्थर। स्तंभ लेख, खंबा जानते हैं ना, खंबा पर लिखवा दिया जाता है वो स्तंभ, खंबा को क्या बोलते हैं, स्तंभ, तो स्तंभ लेख हो जाता है। और साथ ही गुहा लेख, यानी गुफा में कोई बात लिखा रहता है, गुफा ये पत्थर वाला, गुफा में कोई बात लिखा रहता है तो वो गुहा लेख हो जाता है। तो ऐसे ही 3-4 तरह से वो लिखवाया था। तो उसका जो शिलालेख था वो ब्राह्मणी लिपि में था, कुछ शिलालेख था ये ग्रीक और आर्माइक में था, तो अधिकतर ब्राह्मणी लिपि में मिले। जैसे अब लिपि आपको समझाना पड़ेगा, लिपि क्या होता है। देखिए हम लोग ये अभी किस लिपि में लिख रहे हैं,
ये लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में। ये क्या है, ये वर्णात्मक लिपि है। किस पर आधारित है ये लिपि? वर्णों पर। यानी कि अगर क ख ग और अ हमको नहीं आता है, शुरू में क्या सिखाया जाता है? शुरू में क ख ग और अ सिखाया जाता है, यानी कि वर्णमाला सिखाया जाता है। अगर ये हम लोगों को नहीं आएगा तो ये भाषा को हम नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि लिपि है वर्णात्मक और ये है देवनागरी। तो देवनागरी समझने के लिए वर्णों पर आधारित है, इसलिए वर्ण को जानना जरूरी होता है। और ये लिखा कैसे जाता है? बायां से दाहिना टाइप तरफ लिखा जाता है। ये सारे हम लोग को नियम पता है ना, तभी ना देवनागरी को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मान लीजिए देवनागरी के ये हिंदी, किसी को हिंदी देवनागरी में लिखा जाता है, किसी को पता नहीं कि दाहिना से पढ़ा जाता है कि बायां से। बताइए, इधर से कोई पढ़ेगा तो उल्टा पुल्टा ना सब पढ़ देगा। तो ये देवनागरी लिपि का नियम है कि इसको बायां से पढ़ा जाए, बायां से लिखा जाए, और ये वर्ण पर आधारित है, यानी कि वर्णों को याद किया जाए तभी इस भाषा को लिख पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही ब्राह्मणी लिपि है, इससे ठीक अलग है वो ब्राह्मणी लिपि। तो जो वो स्तंभ पर लिखवाया था, कोई पढ़ ही नहीं सकता था, तो उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? तो वो इसने जेम्स प्रिंसेस ने 3-4 साल की मेहनत के बाद समझने का प्रयास किया, फाइनली वो पढ़ लिया कि वो लिखा क्या हुआ। तो किसके बारे में जानकारी हो गई? सम्राट अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी हो गई। तो ये जेम्स प्रिंसेस ने ही सम्राट अशोक के अभिलेखों को क्या करा था? पढ़ा था, यानी कि ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि को इसने पढ़ने में सफलता पाई थी जेम्स प्रिंसेस ने। धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा, अब और इन लोगों को इंटरेस्ट आने लगा जब लिपि पढ़ने लगे। लिपि समझिए, भारतीय ग्रंथ एक तरफ, भारतीय ग्रंथ जो कहानी बता रहे थे, ठीक लिपि क्या हुआ? पुरातत्व हुआ। जो भी उनके द्वारा, देखिए इतिहास में जो भी किसी शासक द्वारा ये उपयोग किया हुआ वस्तु होता है, जैसे उसका महल हो गया उपयोग किया हुआ, या उसके रहने का जगह हो गया, या उसके लिखवाया गया कोई चीज हो गया, या कुछ भी मिल जाए ना, पहले के जो लोग हैं उनके समय का कुछ भी सामान मिल जाए, उसको पुरातत्व कहते हैं। तो इसका जो सम्राट अशोक का जो लेख मिला था, अभिलेख, वो भी किसमें आ गया? पुरातत्व में। और भारतीय साहित्य, जो भारतीय ग्रंथ एक तरफ जो बात कर रहे थे, वो वैसा ही बात कौन बोल रहा था? ये लेख बोल रहे थे, यानी कि अभिलेख बोल रहे थे। लेकिन अभिलेखों को ज्यादा प्रामाणिक माना जाता था, क्योंकि वो सामने दिखाई दे रहा है ना। तो और ग्रंथ को भी जब एक दूसरे से मिलने लगे, ग्रंथ और अभिलेख, तो दोनों बातें सच होने लगी तो लोगों को और इंटरेस्ट आ गया। जैसे मान लीजिए कुछ मिला, फिल्म में देखे होंगे ना कि किसी को कुछ पुराना मिलता है, नक्शा वक्शा, उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पर खजाना है, उसको जाने पर वहां पर खजाना मिल जाता है। ठीक वैसे ही वो ग्रंथ जो बात बोल रहे थे, वहां पर जाने पर वही बात सच हो रही थी, वैसा ही सब मिल रहा था, सब चीज वैसा ही क्या हो रहा था? मिल रहा था। ग्रंथों से अनुरूप मिलाने पर हाँ कुछ बातों में मतभेद था, ग्रंथ कुछ और बोल रहे थे, इधर कुछ और हो रहा था, लेकिन बहुत सारे जगह पुरातत्व और ग्रंथ दोनों एक जैसे हो जा रहे थे। तो इन लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। तब 1861 में, समझिए इस समय अंग्रेजों का ही शासनकाल था, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया? 1861 में। उसके बाद इसका उद्देश्य ये था कि भारत में जितने भी टीले हैं, स्मारक है, टीला, स्मारक मतलब जानते हैं ना, राजाओं द्वारा बनाया गया महल या कुछ और मंदिर, ये सब जितना भी है स्मारक, ये सब के जो टीला है उसकी खुदाई की जाए। जो भी टीला मिल रहा है प्राचीन समय, खुदाई करके देखा जाए कि वहां पर कौन सी सभ्यता है, पहले कैसे लोग रहते थे, और स्मारकों को ये समझा जाए कि किस राजा ने बनवाया है, कब बनवाया है, कैसे बनवाया है, ये सब समझा जाने लगा। किसका उद्देश्य था? ये भारतीय पुरातत्व विभाग का उद्देश्य था कि टीला, स्मारक सब देखा जाए। अब टीला का मतलब समझिए, कोई भी मान लीजिए एक गांव है, वहां पर लोग रह रहे हैं, अब बाढ़ आया, गांव में सभी लोग, बाढ़ में सभी लोग निपट लिए मतलब समझ रहे हैं, कोई गांव छोड़कर भाग गया, बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई और गांव में कोई नहीं रह रहा है, तो सब घर और भंस गया होगा, भंस जाएगा। और उसके बाद बहुत साल बाद, हजारों साल बाद तक धूल मिट्टी पड़ते पड़ते क्या हो जाएगा? वो एक टीला के रूप में बन जाता है। जैसे सिंधु घाटी मिला है टीला के रूप में, तो जब तक खुदाई नहीं वो घर और कैसे दिखेगा? तो वैसे ही देखा जाता है कहाँ कहाँ टीला है, तो टीला को देखकर क्या किया जाता? खुदाई। तो उससे अंदर से निकल रहा था घर, बहुत सारे सभ्यता का नया नया सभ्यता मिल रहा था। तो इसलिए टीला और स्मारक को चिन्हित किया गया और खुदाई क्या की गई? शुरू की गई। उसके बाद हुआ ये, उसके बाद 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग को निर्देशक किसको बनाया गया? ये जॉन मार्शल को बनाया गया। अब देखिए यहां से सब काम शुरू हो रहा है। जॉन मार्शल को बनाया गया 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक, यहां से काम बहुत तेजी शुरू हो गया। अब जॉन मार्शल बनते ही क्या किए? 1904 में, पहले कहा है कि 1904 में स्मारक संरक्षण अधिनियम बना। मतलब ये एक अधिनियम,
यानी कि जितने भी स्मारक है, प्राचीन समय के जितने भी स्मारक है, स्मारक में स्मारक हो गए, टीला हो गया, या कोई भी मुद्रा मिल रहा है, मुहर मिल रहा है उन लोगों का, वो सब स्मारक संरक्षण अधिनियम को उसको संरक्षित करना है। ये जिम्मेवारी सरकार की होगी कि उस स्मारक को संरक्षित किया जाए, क्योंकि वो इतिहास है, उसका संरक्षण होना जरूरी है। जैसे कोई भी राजा महल बनवाकर चला गया, कोई भी उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की। देख रेख करे सरकार की, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौन ये कहे? ये जॉन मार्शल के सहयोग से हुआ, ताकि तभी ना उसके बारे में जाना जा सकता है कि राजा के बारे में, राजा कैसा था, क्या था, ये तभी जाना जा सकता है। तो जॉन मार्शल ने क्या किया? स्मारक संरक्षण अधिनियम बनवाया। फिर 1906 में अस्थायी केंद्रीय विभाग की स्थापना हुई। केंद्रीय विभाग। अब कहा गया कि इसको अगर भारतीय इतिहास के बारे में जानना है तो इसको अस्थायी केंद्रीय विभाग बनाना पड़ेगा भारत सरकार का। उस समय भारत सरकार कौन था? अंग्रेजों का सरकार चल रहा था, तो बनाना पड़ेगा, तभी इसका फोकस रहेगा और तभी इसको कुछ रुपया पैसा मिल पाएगा, ताकि लोग जो काम करने वाले हैं वो और तेजी से काम कर सके। तो इसको क्या बनवाया? कौन बनवाया? जॉन मार्शल ने अस्थायी केंद्रीय विभाग बनवाया। ये भी अस्थायी केंद्रीय विभाग के तहत रहेगा। भारतीय प्राचीन जो खोज हम कर रहे हैं ये अस्थायी विभाग के अंतर्गत रहेगा। तो और भारतीय इतिहास को खोजने में क्या आई? तेजी आई। अब देखिए फिर 1911 में इन्होंने क्या किया? 1911 में देखिए कितने तेजी से काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण शुरू किया 1911 में। अब देखिए प्रशिक्षण क्यों शुरू किया? क्योंकि मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर महल वहल है या टीला है, मान लीजिए जगह पर टीला है, पुरातत्व विभाग का पूरा टीम पहुंचे, 4-5 लोग पहुंचे जो पुरातत्व में मतलब इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, सब चीज। अब कुछ मजदूर के 10-15 को लेकर पहुंचना पड़ेगा, तभी ना खुदाई होगा। वो सब खुदाई करेंगे नहीं। अब मजदूर को क्या पता है? मान लीजिए फावड़ा चलाया या कुदाल चलाया, उसके बीच में ईंटा आ गया तो ईंटा को उठाकर बाहर फेंक दिया, उसको लगा ईंटा है ये, इसका क्या महत्व है? मजदूर को तो ये बात पता नहीं चलेगा, लेकिन जो एक्सपर्ट रहेंगे उस विषय में उनको तो पता चलेगा नहीं इसका महत्व है, इस ईंटा का महत्व है, जो भी इसमें मिल रहा है उस सबका महत्व है। इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा लोगों को, और साथ में लोग आने लगे। प्रशिक्षण के बाद लोगों को रखा जाने लगा, वैसे लोगों को रखा जाने लगा जो इसमें एक्सपर्ट हो, जो प्रशिक्षित हो, ताकि उसका महत्व क्या, मान लीजिए कोई टीला का खुदाई करने जा रहा है तो उसका महत्व समझ पाए। उस टीला के अंदर जो भी सामान मिले ना इधर उधर फेंके नहीं, उसको अच्छा से रखे और बढ़िया से उसकी खुदाई करे। इसलिए प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिसके तहत अब उसके बाद एकदम एक ऐसा सभ्यता मिला। देखिए 11 के बाद 1921 में इसी दौरान मिल गया हड़प्पा का सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंडो सभ्यता, इसी को कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंडो सभ्यता, इसी को कहते हैं। तो 1921 में मिल गया हड़प्पा का सभ्यता का एक प्रमुख स्थल हड़प्पा, या सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख स्थल ये हड़प्पा मिल गया। एगो स्थल मिला, कौन? हड़प्पा। कौन स्थल मिला? हड़प्पा। ये सिंधु और उसके आसपास की जो सहायक नदियां थी उसी के क्षेत्र में इसका विस्तार था, तो पहले नाम रखा गया इसके सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन 1922 में मिल गया मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो 1922 में मिल गया मोहनजोदड़ो, और धीरे धीरे अलग अलग तरह के मिलने लगे। धीरे धीरे क्या मिलने लगे? अलग अलग तरह के, और बहुत दूर में इसका विस्तार मिलने लगा। 2 क्षेत्र मिला, उसके बाद और विस्तार मिलने लगा, जिसके कारण इसका नाम बदलना पड़ा। और क्या नाम रखना पड़ा? हड़प्पा की सभ्यता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन मिला था? हड़प्पा। ऐसे अगर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र दोनों थे तो तब तक तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, लेकिन देखा जाने लगा सिंधु नदी के जो आसपास के क्षेत्र से भी बाहर मिल रहे हैं, तब सबसे पहला नियम होता है कि जो सबसे पहले क्षेत्र मिलता है उसी के नाम पर। तो हड़प्पा मिला था तो इसके नाम पर क्या रख दिया गया? हड़प्पा की सभ्यता। अब देखिए हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? उस समय निर्देशक यही थे, निर्देशक जॉन मार्शल थे, लेकिन खुदाई का काम ये करवा रहे थे। निर्देशक सारे जगह नहीं ना जा सकते हैं, निर्देशक एक जगह रहकर सारे जगह देखने का, वहां पर खुदाई हो रहा है, वहां पर कई हिस्सा में खुदाई हो रहा है। तो हड़प्पा का खुदाई हुआ था, ये किसने करवाया था? 1921 में करवाया था दयाराम साहनी ने। अब दयाराम साहनी ये है कहाँ? हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। ये कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। अब ये मोहनजोदड़ो खुदाई 1922 में किसने करवाया था? राखल दास बनर्जी ने। अब ये कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। ये किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। तो हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए ये हो गया चैप्टर खत्म। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।